हेलो हेलो हेलो, आप सभी लोगों को स्वागत है जी हमारे आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे और इस चैप्टर का नाम है मानचित्र। चलिए शुरुआत करते हैं। मानचित्र के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के बारे में पढ़ के आए हैं, ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। क्या सीमाएं होती है भाई? जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब पर हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। पूरी पृथ्वी का जब अध्ययन करना चाहते हैं तब, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे किसी अपने देश या अपने राज्य, जिला या शहर तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र का डेफिनेशन क्या है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के सतह पर या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से, पैमाने के माध्यम से क्या मतलब? पैमाना मतलब एक बना गया है मापने जोखने वाला चीज कि इतना, जैसे कि मानचित्र पर दिखाया गया है कि 1 सेंटीमीटर जो है, एक एक मतलब सेंटीमीटर जो है वो 50 किलोमीटर के बराबर है। ऐसे पैमाना बना दिया गया है, ठीक ना। तो इस बेसिस पर मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह पर एक भाग के माध्यम से छपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। क्या है? एक चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरीके से चपटा कर पाना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। मतलब छोटे मानचित्र भी होते हैं और बड़े मानचित्र भी होते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब उसे एटलस कहा जाता है। एटलस कहा जाता है कब? जब बहुत सारे मानचित्र एक साथ रहते हैं। मतलब एक किताब में बहुत सारा मैं मानचित्र रख दिया तो उसको कहते हैं, ये हमारा एटलस हो गया। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। ठीक है, मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। किससे ज्यादा जानकारी प्राप्त होगा? ग्लोब से कि मानचित्र से? सबसे ज्यादा मानचित्र से, ग्लोब से कम। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। सबसे पहले भौतिक मानचित्र। कैसे मानचित्र? फिजिकल मैप, इसको बोलेंगे फिजिकल मैप। क्या होता है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, प्राकृतिक नेचुरल स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदियां हो गई, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग बोलते हैं भौतिक या उच्चावच मानचित्र। उच्चावच मतलब कहीं खाल कहीं ऊंच, ऐसे चीज को हम लोग उच्चावच बोलते हैं, जो हमारी पृथ्वी के सतह पर भी है। ठीक है, ऐसे मानचित्र को हम लोग भौतिक मानचित्र बोलते हैं, जिसमें क्या क्या दिखाया जाता है? पर्वत के बारे में दिखाया, पठार के, मैदान के, नदियों के बारे में, भौतिक प्राकृतिक आकृतियों के बारे में दिखाया जाता है जिस मानचित्र में, उनको बोलते हैं हम लोग भौतिक मानचित्र। चलते हैं राजनीतिक मानचित्र की तरफ। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों की उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जो आप लोग मानचित्र देखे हैं जिसमें भारत पाकिस्तान दिखाया जाता है, फिर भारत के बहुत सारे राज्य दिखाए जाते हैं और उनका सीमा दिखाया जाता है। जैसे ये मानचित्र बना दूं मैं अगर, तो ये मानचित्र अगर बन गया भारत का, तो ये मानचित्र पे अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर दिखा गया, यहाँ पर हरियाणा पंजाब दिखा दे दिया गया, तो ऐसे मानचित्र, ये राज्य दोनों के बीच का जो सीमा दिखाई दे रहा है, ऐसे मानचित्र को हम लोग राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। 2 मानचित्र आप लोग पढ़ चुके हैं। तीसरे मानचित्र में आ जाओ, थीमेटिक मानचित्र। ये क्या बला है सर? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करती हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, सड़क के बारे में बताती है। वर्षा मानचित्र, वर्षा के बारे में बताती है। वन, उद्योगों और आदि के वितरण को बताने वाले मानचित्र, इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, जो विशेष तरह की जानकारियां प्रदान करती हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। जैसे कि मतलब कि अगर कोई है जो सड़क के बारे में बता रहा है तो उसको सड़क मानचित्र कह देंगे। जो वन के बारे में बता रहा है उसको वन मानचित्र कह देंगे। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। सबसे पहले दूरी की बात करते हैं। मानचित्र एक आरेखण होता है। क्या होता है? एक आरेख खींच दिया जाता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। ठीक है, एक मैप को पूरे विश्व का जो दुनियादारी है, सारी की सारी बातें कहाँ पर दर्शा देता है? एक मैप पर, उसको छोटा करके। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। स्मॉल पैमाना, स्मॉल स्टैंडर्ड लेकर के
खींच दिया जाता है, लेकिन इसे इतनी ही सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी अब वो वास्तविक रहे। ऐसा नहीं कि कितना भी ऐसा मतलब कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आराम से समझेंगे क्या क्या होता है। तो यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसका मतलब यह है कि हम ऐसा पैमाना मान लेते हैं कि यह हमारा 1 सेंटीमीटर जो है, जैसे कि ये बना देता हूँ मैं, मान लो कि मैं बना दिया इंडिया का। इंडिया में अगर मैं दिखाता हूँ ये जम्मू कश्मीर, ये और ये हो गया पंजाब, तो इसके बीच का अगर मैं डिस्टेंस दिखाना चाहूँ तो इसको मानूंगा मैं 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में मैं दिखाऊंगा कि यह जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर के बराबर है। मतलब एक बड़े चीज को, बड़े भूभाग के एरिया को, बड़ी दूरी को एक छोटे पैमाने पर मान करके मानचित्र में दिखाया जाता है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। समझा दिया मैं। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण आप लोग पढ़ते रहिएगा। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए क्योंकि आप लोगों को मैं उदाहरण पढ़ा दिया हूँ इधर, एक अलग उदाहरण दे करके। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भूभागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। छोटे पैमाने का क्यों? छोटे पैमाने जैसे 5 सेंटीमीटर मान लिया गया और इसको 500 किलोमीटर के बराबर मान लेते हैं। जब हम लोग बहुत बड़ा भूभाग दिखाना रहता है ना, देश को दिखाना रहता है, महादेश को दिखाना रहता है, तो हम लोग छोटा पैमाना लेते हैं। कैसे पैमाना? छोटा पैमाना, जिस जो बराबर होता है बहुत बड़े दूरी के बराबर होता है। जैसे कि 5 सेंटीमीटर छोटा पैमाना है, कितने के बराबर है? 500 किलोमीटर के बराबर है। इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहा जाता है। छोटे पैमाने वाले मानचित्र जो होते हैं वो बड़े भूभाग को दिखाने के लिए प्रयोग होते हैं। छोटा है तो बड़े को दिखाने के लिए प्रयोग होता है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गांव या शहर को दिखाना, कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहा जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहा जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक ना? ये आप लोग पढ़ते रहिएगा, कोई से नहीं। अब बात करते हैं हम लोग दिशा। ये दूरी के बारे में प्रथम घटक जो था, दूरी खत्म हो चुका है। दिशा के बारे में बात करते हैं। अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान लगा होता है और उसके ऊपर ऊ लिखा रहता है। ऊ का मतलब होता है उत्तर दिशा। कौन सा दिशा? उत्तर दिशा। यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा हो गया ऊ, उत्तर दिशा। उसके जस्ट नीचे दक्षिण दिशा, इसके पूरब में पूर्व पश्चिम, राइट हैंड में पूरब और पश्चिम इधर। ये होते हैं तुम्हारे प्रधान दिग बिंदु। क्या होते हैं? प्रधान दिग बिंदु को इधर लिखा। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के दक्षिण के बारे में पता लगाते हैं, चित्र रूप में चार मुख्य दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को क्या कहते हैं? प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, जैसे कि ये हो गया तुम्हारा, ये उत्तर पूर्व हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये उत्तर पूर्व हो गया, ये दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम। ये सब जो 4 हैं, ये इन उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर छोड़ो, ये सब हटाओ, आगे चलते हैं। हम दिक सूचक मतलब कंपास को हम लोग क्या बोलते हैं? दिक सूचक। कंपास की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी चुंबकीय सुई मैग्नेटिक सुई लगा रहता है उसमें। चुंबकीय सुई दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ दिखाया जाता है। ठीक है। प्रतीक की बात करते हैं, लास्ट फैक्टर। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा सबसे प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार
एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों और पटरियों के कुओं को दिखाना संभव नहीं है। अब थोड़े ना ये पूरा पूरा बनाने चल जाए इसलिए वो निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं के उपयोग करके दर्शाते हैं। मतलब कि देखो जैसे कि यह है ना सड़क दिखाना है तो ऐसा हम लोग दिखा देते हैं। अब सड़क थोड़े बनाने जाएंगे पूरा का पूरा, जैसे नदी, कुआं ये सब दिखाना है तो ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रतीक। क्या बोलते हैं इसको? प्रतीक। निश्चित अक्षर बना देते हैं, छाया रंग बना देते हैं, इसको प्रतीक बोलते हैं। ये प्रतीक कम स्थानों में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। कम स्थान मतलब स्मॉल एरिया में बना दिया गया है, ज्यादा जानकारी। क्या लग रहा है कि रेलवे लाइन में बिछाया गया है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तब आप किसी से दिशाओं के बारे में पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। सारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सब कुछ मान करके ही ये बनाया गया है, प्रतीक बनाए गए। ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, प्रतीक कहे जाते हैं, रूढ़ प्रतीक। ठीक ना, आ जाओ इधर। रूढ़ प्रतीक दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है, भूरा रंग का पर्वतों के लिए, पीले रंग का पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों के लिए किया जाता है। रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। इसका मतलब यह है ना कि बिना अपने मर्जी से जैसे मर्जी उर्जी खींच लिए वैसे खींचता चला गया। जैसे कि बताऊंगा, जैसे कि ये खींच दिया गया कि बिना कोई पैमाने का कि मेरा घर यहाँ से चालू होता है, यहाँ पर एक नाला है, यहाँ पर एक कुआं है, यहाँ से फिर ऐसे चला जाता है, फिर 2 गली निकलता है, फिर 3 गली निकलता है, ऐसे करके बताया जाता है। तो इसको बोलते हैं रेखा चित्र। बिना ऐसा आरेखन जो किसी बिना पैमाने अप्रत्यक्षण के रूप में होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको एक रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बनाता है, वही कच्चा आरेखन जो है रेखा चित्र कहलाता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है और इसे रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं। आगे चलते हैं। खाका किसको कहते हैं भाई? खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया है, अपने गांव का एक बड़े पैमाने पर, मतलब कि अपने गांव मेरा छोटा क्षेत्र हो गया और इसको मैं बहुत बड़े पैमाना मान के खींच लेता हूँ, उसको मैं कहता हूँ खाका। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। चलिए अभ्यास क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा और आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट्स में लिख दीजिए कि सब कुछ क्लियर हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।